सतलोक आश्रम के कर्ता धर्ता स्वयंभू संत रामपाल के कारगुजारियों पर से पर्दा उठ चुका है। संत रामपाल ने अपने भक्तों को अपने आश्रम में जिस तरह से कैद करके उनका कवच बनाकर पुलिस को परेशान किया, उसको देखते हुए उसकी हठ धर्मिता का सबको पता चल गया। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रशासन ने संत रामपाल के मामले को लिया, उस पे उसकी प्रशासनिक क्षमता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं दखल देते हुए संत रामपाल की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश दिया। उसके बाद 4 दिनों तक चल रहे नाटक के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने संत रामपाल को उसके आश्रम से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की जहमत उठाई। लेकिन इससे पहले पुलिस ने जिस तरह से मीडिया कर्मियों पर लाठी बरपाई और उनको दौड़ा दौड़ा के मारा, उसको देखते हुए पुलिस की कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये बात भी सोचनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को पुलिस द्वारा बुरी तरह मारा पीटा गया, उनके कैमरे तोड़े गए। लेकिन इतने बड़े बड़े मीडिया घराने और चैनलों के मालिकों ने मुख्यमंत्री हरियाणा और गृह मंत्री के खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाने का फैसला नहीं किया और ना ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के लिए किसी तरह का दबाव बनाया। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया घराने सरकार और उसके नुमाइंदों से लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन लेकर उनसे धन अर्जन करते हैं, तो वही मीडिया घराने सरकार के दुस्साहसी कदमों का विरोध कैसे कर सकते हैं, जबकि मीडिया का कर्तव्य है जनहित की खबरों को दिखाना। और कमोबेश मीडिया को पुलिस ने स्वयं ही बुलाया था सतपाल के आश्रम की कार्रवाई को कवरेज करने के लिए, लेकिन न जाने किस बात की खुंदस निकालने के लिए पुलिस के किसी आला अधिकारी ने पुलिस वालों को निर्देश दिया और उनके निर्देश पर ही पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता जगत में जो लोग जिम्मेदारी के पद पर हैं, वे भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतया पूरी तरह से ठीक से नहीं निभा रहे हैं। मालिकों को तो सिर्फ धन अर्जन से मतलब है, उनको पत्रकारों और छायाकारों की जान की कीमत की कोई वजह समझ में नहीं आती। उनको तो एन केन प्रकरण सरकार के आगे दुम हिलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जबकि पत्रकारिता के सिद्धांतों पे चलने वाले चैनलों का दावा करने वाले चैनल भी इस बात से अच्छी तरह से आश्वस्त हैं कि यदि वे एकजुटता के साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएं कि जिन पुलिस वालों ने पत्रकारों पर लाठीचार्ज बेवजह के लिए किया, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, तो निश्चित तौर पर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन क्योंकि पत्रकार भी एकजुट नहीं हैं और अपने अपने निजी स्वार्थों में इतना ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि वे सरकार के गलत निर्णयों का भी वक्त रहते प्रभावशाली तरीके से विरोध करने की ताकत नहीं एकजुटता के साथ दिखा सकते हैं। अगर यही हाल रहा तो वे दिन दूर नहीं कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ की संज्ञा दिए जाने
को लेकर भी राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के मन में ये खुन्नस पैदा हो जाएगी और वे यदा कदा जब तब चाहेंगे पत्रकारों और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल नाजायज़ तरीके से करेंगे, जो कि ना तो पत्रकारिता के लिए उचित होगा और ना ही समाज के लिए। इसलिए वक्त रहते पत्रकारिता जगत के लोगों को एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए हरियाणा में हुई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषी पुलिस वालों के निलंबन की तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से करनी चाहिए। तभी पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्तासीन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित कर केंद्र सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए इन दो महत्वपूर्ण राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जनता से अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी वही घिसा पिटा पुराना रिकॉर्ड बजा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाई भाई से लड़ाती है और सांप्रदायिकता फैलाती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की नब्ज को पकड़ लिया है और युवाओं और बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बढ़िया बढ़िया स्कीमें पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को अपनी स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए एक समयबद्ध योजना भी जनता के बीच रखनी होगी। नरेंद्र मोदी का आभा मंडल अभी पूरे देश में जो है अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो रहा है। विश्व स्तर पर भी नरेंद्र मोदी ने देश की साख को बढ़ाया है, उसका असर भी चुनावों में देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इस समय उनसे बड़ा कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता, ना ही भारतीय जनता पार्टी में, ना कांग्रेस में, ना ही किसी और राजनीतिक दल में। इसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चुनावों में मिल रहा है। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिलती तो उसके लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की डगर काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बहुत तगड़ी व्यूह रचना रच डाली है और हर हालत में दिल्ली की सत्ता पर दोबारा से काबिज होने के मंसूबे बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक एक सीट पे नुमाइंदों को पूरी तरह से लगा रखा है। कांग्रेस पूरी 70 विधानसभा सीटों में इस बार ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी को मजबूत टक्कर दे सके। रही बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उस समय को दरकिनार करते हुए सबसे ज़्यादा प्रचार जोरों में शुरू किया है तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कमोबेश ज़्यादातर बस शेल्टर्स और होल्डिंग्स पर अपने फ़ोटो चस्पा कर दिए हैं और जनता से अपील की है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी प्रमुख दलों को ये सोचना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया के तहत कम से कम पैसा खर्च कर चुनाव लड़ा जाए तो वे बात देश और जनता के हित में होगी। जब चुनावों में एक विधायक करोड़ों रुपए खर्च करेगा तो विकास निधि का फंड जनता के विकास कार्यों में खर्च करने के बजाय चुनाव में खर्च किए पैसे को निकालने में ही लगाएगा। इसलिए नैतिकता का तकाजा है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखना चाहिए जिससे
कम से कम पैसे में चुनाव लड़ने की स्थिति पैदा की जा सके और आदर्श आचार संहिता के तहत जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को देता है उनका पालन सभी लोग ईमानदारी से कर सकें और साफ सुथरे तथा निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसके लिए राजनीतिक दलों को भी इच्छा शक्ति दिखानी होगी और ईमानदारी से चुनाव लड़ने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना होगा। अभी भेड़ चाल में हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर जनता को भ्रमित करने में लगा रहता है। हमारे राजधानी की जागरूक जनता को भी चाहिए कि ऐसे प्रत्याशियों के चुनाव से बाज आए जो अत्यधिक प्रचार कर उसको भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता को चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो वोट देने जा रहे हैं उसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व पूरी तरह से अपने मानदंडों पे जांचें और कसौटी पे खरा उतरने के बाद ही उसको वोट दें। सिर्फ उसके पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री के आधार पर उसको वोट देने का घातक निर्णय न लें। जनता को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अत्यधिक पैसा खर्च करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव में हराना चाहिए। बेईमान लोगों को चोट कर ईमानदार को वोट देने की प्रवृत्ति को अपनाने से लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास और करीबी गुजरात के उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी को अभी हाल ही में 6,200 करोड़ रुपए का भारी भरकम लोन अमाउंट स्वीकृत किया गया। इसको लेकर मीडिया में खासी चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों से आह्वान कर चुके हैं कि देश की तरक्की के लिए वे पैसा लगाएं और सरकार से जो मदद उनको चाहिए है वो मदद सरकार उनको देगी। हमें उद्योगपतियों के सपोर्ट करने के प्रधानमंत्री के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुने हुए उद्योगपतियों जो फिक्की और CII और MHO के सदस्यगण हैं उनको तो भारी भरकम करोड़ों की धनराशि लोन के रूप में आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट तथा IAS ऑफिसरों के संपर्क में आसानी से आ जाते हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लेते हैं। इनको तो करोड़ों रुपए का लोन आसानी से स्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन आम आदमी को लाखों रुपए का लोन देने में भी बैंक के मैनेजर स्तर पर ही इतनी आपत्तियां और परेशानियां प्रकट की जाती हैं कि उसको लोन नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि देश में अगर विकास की गंगा बहाना है, देश को जमीनी स्तर पर भी विकसित करना है, तो शिक्षित बेरोजगारों को और छोटे मध्यम उद्योगपतियों को भी आसानी से लोन मुहैया कराएं और उनको देश के विकास में सहभागी बनने के लिए मौका दें। ऐसा करने से ज़्यादा लोगों को अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि की समस्या से निजात मिलेगी और देश का चहुमुखी विकास होगा। कुछ 100 लोगों को लाखों करोड़ रुपए लोन दे देने से कुछ घराने ही अमीर होते हैं और वे अपनी मनमर्जी से श्रमिकों का शोषण करते हुए अंधाधुंध पैसा कमाते हैं। हाल ही में आप देखिए, अपने यहाँ मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, रतन टाटा हो, आदि गोदरेज हो, कोटक महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन हो, विप्रो के चेयरमैन हो, जितनी भी बड़ी कंपनी हैं, इन लोगों के क्रियाकलापों को अगर देखा जाए तो इनके बहुत बड़े बड़े अमाउंट अभी भी बैंकों के ऊपर, बैंकों को इनकी देनदारियां हैं, लेकिन एक देनदारी चुकाने की बात तो दूर, वो देनदारी चुकता होने से पहले ही दूसरे प्रोजेक्ट पे इन लोगों को लोन दे दिया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस उद्योगपति या औद्योगिक घराने के ऊपर कोई भी एक भी कंपनी का बकाया है, जब तक उससे पूरा वो बकाया ना ले लिया जाए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उसको लोन ना दिया जाए।
लाख 725 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार की अमाउंट को एनपीए में डाला गया है, जो कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है। इसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के वे प्रोजेक्ट हैं जो कि अब नहीं चल रहे हैं, उनको सिक घोषित कर दिया गया है, वे बंद पड़े हैं। और बंद प्रोजेक्ट के बाद नए प्रोजेक्ट के लिए नया लोन जो है उन लोगों को दिया जा रहा है। ये नीति जो है राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। इस पे वित्त मंत्रालय को गहन चिंतन मनन करना चाहिए और एक ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे देश के आम बेरोजगार युवा और छोटे तथा मझोले उद्योगपतियों को भी लोन मिलने में आसानी हो, ताकि देश का पूरी तरह से विकास हो सके।